Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Pudar for UGC Net Paper 2 English. And in our today's class, we are going to continue our lecture series on literary criticism, which is your unit number 7. इस series में we have already done the Greek critiques like Plato and Aristotle. The third critique that we are going to do today is Horace. ये भी ग्रीक फिलोसोफर है, हमारे ग्रीक क्रिटिक है एक, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा. सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास. इन आवर लास्ट क्लास हमने एरिस्टोटल कंप्लीट किया था, जिसमें हमने उनके वर्क के बारे में बात किया है, उनकी थियोरीज ट्रेजेडी के ऊपर बात किया है. एंड इन टुडेज क्लास हम लोग होरेस के व्यूज़ के ऊपर बात करेंगे अबाउट पोइट्री. Horace lived in the glorious Augustan age, which is named after the Octavian Augustus, who was the first emperor of Rome. Augustan age के ऊपर हमारे एज एक और लिटरेरी एज का नाम है, दैट इज द न्यू क्लासिकल एज, जिसमें ऑगस्टन एज आता है. उस एज का रेफरेंस यहीं से लिया जाता है. एंड Horace is the greatest of the Horace emerged in the age of the greatest Roman writers like Virgil, टिब्यूलस, प्रोपेटस, ओविड एंड लिवी. ये सारे के सारे रोमन राइटर्स उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे एट द टाइम होरेस वाज राइटिंग. होरेस जो है वो पोइट्री में ही रैंक्स नेक्स्ट टू वर्जिल, बट इन क्रिटिसिज्म ही इज द गॉड. इनका जो क्रिटिसिज्म है उस वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है. His works include 2 books of satires. इन्होंने 2 satirical work लिखे हैं, 4 books of ode लिखा है, and 3 books of epistles लिखा है. The last of which, the epistle to the Paisos, is generally called Ars Poetica, जो हमारे लिए important है. That is art of poetry. Ars Poetica का meaning है art of poetry, और यही हमें इनका पढ़ना है, Ars Poetica, जिसमें ये अपने सारी theories के बारे में बात करेंगे. This work is written as a letter in verse, offering advice on literary masters to a father and 2 sons of the name Paiso. ये जो वर्क है एक लेटर के फॉर्मेट में लिखा गया है, वर्स में लिखा गया है, और इसमें ये कुछ लिटरेरी मैटर्स के ऊपर एडवाइस प्रोवाइड करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. दिस वर्क, द आर्स पोइटिका, फोकसेस ऑन द 3 मेजर एस्पेक्ट्स, दैट इज पोइसिस, यानी कि द ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री. व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री, क्या होना चाहिए. Poema, that is the form of the poem, and poeta, that is the poet. So he basically talks about these 3 major subjects: the matter of the poetry, form of the poem, and the poet. इस वर्क में इनका सबसे मेन टॉपिक है अबाउट पोइट्री, पोइटिक स्टाइल एंड द फंक्शन ऑफ ड्रामा. एंड रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ ड्रामा, होरेस कहते हैं that poetry should both teach and delight with a greater emphasis on teaching. This is what he believes कि poetry का क्या काम है, that it should both teach and delight, but इसका greater emphasis teaching में होना चाहिए. जैसे कि हमारे previous writers एरिस्टोटल बात करते हैं pleasure का, वैसे ही ये भी बात करते हैं delight का. So इनके क्या observation है poetries में, let us see. Horace nowhere calls poetry a process of imitation like Plato and Aristotle. ये poetry को एक imitation नहीं बुलाते हैं. He says, for instance, to take his model from life and customs, but a mere imitation of life does not appear to him to be the whole nature of poetry. ये बोलते हैं कि हाँ, ये लाइफ के कुछ इंस्टेंसेस आपको बताता है, उस पर अपना थीम्स मॉडल करता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ का छोटा सा पार्ट को इमिटेट करता है. हम ये नहीं कहेंगे कि पोइट्री का पूरा नेचर ही इमिटेशन ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है. He says, for a poet often uses fiction because poet uses fiction and mingles the fact with fancy, putting in something of his own. ये बोलते हैं कि poets जो होते हैं वो पूरा का पूरा लाइफ इमिटेट नहीं करते, वो कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स का यूज करते हैं, फैंसी यानी कि फैक्ट्स को फैंसी के साथ जोड़ के हमें कुछ अपना बताते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं. Horace later adds the proviso that fiction composed to please should be very near the truth. ये बोलते हैं कि इस तरह के जो fictions है, पोइट्री के जैसे जो fictions है, इसको ये बहुत नियर ट्रुथ बताता है आपको लाइफ का. In thus stating the nature of poetry is not perhaps materially different from Aristotle, who had also recognized the poet's right to imitate life,
not in the manner of history, but in his own creative way, allowing for the purpose, even judicious resort to the believable false in the preference to the unbelievable true. तो ये सिंपली यहाँ पे बोल रहे हैं आपको दैट पोइट्री का जो नेचर है वो एरिस्टोटल जो बता रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट नहीं है मेरा पर्सपेक्टिव, लेकिन हाँ ये पूरा का पूरा आपको लाइफ नहीं बताता है, ये कुछ आपको अपने क्रिएटिव वे में फिक्शन का भी यूज करके उस चीज को बता रहा है। पोइट्री के फंक्शन के बारे में ये बोलते हैं, he recognized the validity of what Plato had expected of the poets। ये प्लेटो के पॉइंट को यहाँ पे समझने का ट्राई कर रहे दैट दे शुड इनकलकेट अ लव ऑफ ऑल दैट इज नोबल इन लाइफ। प्लेटो जो है वो बेसिकली चीज़ों को, वो पोएट्स को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो उनके राइटिंग स्टाइल को क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पे। तो ये बोलते हैं कि प्लेटो ने सिर्फ पोएट से इतना एक्सपेक्ट किया था कि वो कुछ नोबल चीज़ दिखाए इन सब चीज़ों में। That so our young men, like persons who live in a healthy place, may be perpetually influenced for good, ताकि वो गुड से इन्फ्लुएंस हो सके, इसीलिए कुछ नोबल कॉज आपको अपने पोइट्री में दिखाना चाहिए। बट बीइंग एन आर्टिस्ट ही डिस्कवर्ड फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस द ट्रुथ ऑफ एरिस्टोटल इन्फरेंस। लेकिन यहाँ पे होरेस की बात हो रही है कि उन्होंने प्लेटो के पॉइंट को समझा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से उनको एरिस्टोटल के बात में भी कुछ इन्फरेंस दिख रहा है दैट आर्ट इमिटेट्स लाइफ primarily for the pleasure occurring from the process rather than for any useful or utilitarian purpose। एरिस्टोटल ये बात बोलते भी है कि आर्ट का सबसे मेन पर्पस, द फर्स्ट पर्पस ऑफ आर्ट इज टू गिव यू प्लेजर, और ये प्लेजर आप उसका रोक भी नहीं सकते हो क्योंकि ये ह्यूमंस बने ही ऐसे हैं। बट ये बोलेंगे पोएट्स डिजायर ईदर टू इम्प्रूव और टू प्लीज और टू यूनाइट द अग्रीएबल एंड द प्रॉफिटेबल। You will win every vote if you blend what is improving with what pleases, at once delight and instruct the reader। ये बोलते हैं कि अगर पोएट का क्या डिजायर है, टू इम्प्रूव एंड टू प्लीज, जो चीज एग्जिस्ट कर रहा है उसको एक बेटर फॉर्म में दिखाना और फिर रीडर्स को प्लीज करना। तो अगर वो इस चीज को यूनाइट कर लेते हैं, यानी कि अग्रीएबल फैक्ट को एक प्रॉफिटेबल प्लीज वाले एलिमेंट के साथ दिखाते हैं, आप इस चीज को ब्लेंड कर देते हो, तो यू आर इंस्ट्रक्टिंग एंड डिलाइटिंग द रीडर एट वंस। आप एक ही काम एक ही टाइम पे दो काम कर पा रहे हो। फॉर पोइट्री टू बी ग्रेट फॉर हिम इट नीड्स टू बी बोथ प्लेजर गिविंग एंड मॉरली इम्प्रूविंग। होरेस के लिए इसीलिए जो पोइट्री है वो एट द सेम टाइम इट नीड्स टू बी प्लेजर गिविंग एंड मॉरली इम्प्रूविंग, वो आपको कुछ बेटर आपके नॉलेज में ग्रोथ करे। That was the function of poetry according to Horace। He talks about the subject matter as well। Regarding the subject matter, Horace simply makes just two observation। ये बोलते हैं कि पोइट्री का दो ही काम, let your theme be what it may। आपका भले ही पोइट्री का थीम कुछ भी हो, लेकिन वो सिंपल और यूनिफॉर्म होना चाहिए। चूज अ थीम सुटेड टू योर पावर, और वो जो सिंपल और यूनिफॉर्म थीम आप रखोगे अपना, दैट शुड सूट योर पावर्स, यानी कि आपका जिसमें होल्ड है आप उसको लेके वहां पे बात करोगे। सो फर्स्ट पॉइंट इनका जो है उससे ये सिंपली कहना चाहते हैं, सिंपल थीम का इनका मतलब है फ्रॉम फेमिलियर मटीरियल और फ्रॉम लाइफ एंड कस्टम्स। आप ऐसा टॉपिक उठाओ जिससे आप रिलेट कर सको, आप जिसके बारे में जानते हो, टू विच ग्रेस कैन बी इम्पार्टेड, जिसमें आप ग्रेस डाल सको बाय द पावर ऑफ ऑर्डर एंड कनेक्शन और स्किल इन क्राफ्टमैनशिप। इट हैज टू बी यूनिफॉर्म और वन होल, ये एक यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए एज अ होल, विथ नथिंग एक्सट्रेनियस और इरेलीवेंट टू द मैटर इन हैंड, और आप ऐसा उसमें कुछ भी नहीं दिखाओगे जिससे आप रिलेट ही ना कर पाओ। उसके काइंड, फिर ये हमें कुछ पोइट्री के काइंड्स बताते हैं। ये बोलते हैं कि पोइट्री के कुछ सेटल काइंड्स है, उसके कुछ सेटल मीटर्स भी है। He accepts the old Greek practice in toto, convinced perhaps of natural affinity between the meter and the subject matter of each kind। ये बोलते हैं कि हर एक जॉनर का अपना एक सब्जेक्ट काइंड है, सब्जेक्ट मैटर है, और उसका हर एक अपना फिक्स्ड मीटर है जो उसके हिसाब से काम करता है। सो ये बोलते हैं कि फॉर एपिक which celebrates the exploits of princes and leaders, हमें सबको को पता है, हम सबको को पता है what is epic poetry। So he says that for such kind of poetry he considers the rightful meter to be the most employed by Homer, that is dactylic hexameter। And for mournful elegies and the song of thanksgiving he says elegiac measure or a couplet of which the first line is a dactylic hexameter and the second is a dactylic pentameter, this is the suitable meter that you should be used while writing mournful elegies।
फॉर ट्रेजिडी, कॉमेडीज एंड सटायरिकल वर्ड्स, ये तीनों जॉनर को एक ही कैटेगरी में पुट करते बिकॉज दे डील विद द फेमिलियर थीम्स. द iambic meter will be good because it has a conversational ease in it. वो आपको easily conversate कर पाते हैं और इनका nature ही आपको कुछ conversate करना. For the lyrics, he says that for the lyrics that sang hymns to the gods and the goodly men, or the songs of victory, love, or wine, plain swings or the various lyrical measures were used. So this is what he says कि सब सारे पोइट्री का एक सब्जेक्ट मैटर फिक्स होता है, उसके हिसाब से इनका मीटर भी फिक्स होता है. पोइट्री के लैंग्वेज के बारे में ये एरिस्टोटल को फॉलो करते हुए कहते हैं. ही ऑल्सो एम्फेसाइजेस द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स. ये बोलते हैं कि आपको अपने वर्ड्स के साथ बहुत क्लेवर रहना चाहिए वाइल यू आर राइटिंग पोइट्री, एंड देयर इफेक्टिव अरेंजमेंट इन कंपोजिशन, और उसको आपको एक इफेक्टिव वे में अरेंज करना है ताकि एक पूरा का पूरा होल कंपोजिशन निकल के आए. अ पोएट इज फ्री टू यूज बोथ फेमिलियर वर्ड्स एंड न्यू वर्ड्स. ये बोलते हैं कि पोएट इज फ्री टू चूज वट एवर वर्ड ही प्रेफर. वो फेमिलियर वर्ड्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको भी यूज कर सकते हैं और वो न्यू वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं विच एवर फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सप्रेशन, क्लियरनेस एंड इफेक्टिवनेस. ये बोलते हैं कि बस उनके एक्सप्रेशंस क्लियर होने चाहिए, एक पोयम में क्लियरनेस होना चाहिए और इफेक्टिवनेस होना चाहिए. इफ दीज आर द रिक्वायरमेंट्स fulfilled by any of the words, whether it is familiar or the new words, a poet is free to use such words. When, however, no familiar words can express what the poet has in mind. ये बोलते हैं वैसे भी there are no enough words, कोई भी ऐसे words exist नहीं करते हैं जो poet के mind में क्या है accurately आपको बता सके. Thus, he has the license to coin a new word. इसीलिए उसके पास license होता है to coin a new word. And the words new and lately coined will credit if they descend from a Greek source. और ये बोलते हैं कि आप अगर न्यूली कॉइंड वर्ड्स का बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड अगर आप ग्रीक सोर्स से ले रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, स्लाइटली मॉडिफाइड, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिएगा. इट इज वन ऑफ द वेज इन विच एडिशंस आर मेड टू अ नेशन स्टॉक ऑफ वर्ड्स. इसीलिए ये बोलते हैं इसी तरह से न्यू वर्ड्स का भी इन्वेंशन होते रहता है. And in the last observation, he contains the ultimate test of the appropriateness of poetic vocabulary. ये बोलते हैं कि poetic vocabulary के बारे में अगर हम बात करें तो उसका सबसे appropriate test क्या होता है. It may consist of any word. उसमें आप कोई भी words का use करो, चाहे वो familiar हो, new हो, आपने coin किया हो या फिर archaic हो, old words हो. If it satisfy the demand of the uses, that is the perfect poetic vocabulary, appropriate vocabulary. द पोएट स्किल्स, क्योंकि बोलते हैं कि आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो ये तो मैटर करता है, लेकिन पोएट का जो स्किल है दैट लाइज इन मेकिंग द फेमिलियर वर्ड्स अपीयर स्ट्रेंज एंड द स्ट्रेंज वंस फेमिलियर. दिस इज द क्वालिटी कि पोएट आपको लाइफ का इमिटेशन दिखा रहा है लेकिन अपने वर्ड्स के थ्रू वो आपको फेमिलियर चीजें नॉन फेमिलियर वे में भी शो कर सकते हैं. बट since they do not exist apart from composition, the author must show taste and care in linking them up. लेकिन ये बोलते हैं कि since वो ऐसा नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट इज एग्जिस्टिंग, इसीलिए ऑथर को हमेशा एक टेस्ट शो करना चाहिए while linking them up, and their lucid arrangement is of the utmost important. और इन्हीं वर्ड्स का एक फ्री फ्लोइंग अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, and one that has beauty and charm, which are as much necessary in style in the whole composition of the work. This is what he says about the vocabulary of the poetry. Now, next he talks about the three elements जो हमने ऊपर देखा, poesis, poema and poeta. Poesis का मतलब होता है ut pictura poesis, as in painting so in poetry. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, इस वर्ड का मीनिंग पूछा जाता है. So poesis में ये बात करते हैं कि how it should be, as in painting so in poetry. इनका जो वर्क है आर्स पोइटिका, इट बिगिंस विद द असर्शन दैट पोइटिक इज नॉट माइमेटिक बट क्रिएटिव. ये वाली बात को ये असर्ट करते हैं दैट पोइट्री इज नॉट माइमेटिक बट creative because he does not completely agree that poetry is the imitation of life. It asks the poet to use his creative faculties. ये बोलते हैं कि पोएम जो है वो पोएट से डिमांड ही करता है कि पोएट अपने क्रिएटिव फैकल्टीज को यूज करे, फैंसी को यूज करे, इमेजिनेशन को यूज करे टू क्रिएट अ पीस ऑफ पोएम विच मस्ट हैव एन ऑर्गेनिक यूनिटी इन इट, प्योर यूनिटी.
द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम शुड बी सिंपल, कंसिस्टेंट एंड डिलिजेंटली चूजन। ये बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, यही बात ये पोइसिस में कर। Amidst mediocre passages should lie a passage of brilliance called a purple patch। इस पर्पल पैच के बारे में काफी क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, बहुत पहले पूछे जाते थे पर्पल पैच के ऊपर क्वेश्चन। ये बोलते हैं कि पोएट को जो पोयम वो जो क्रिएट करता है उसमें एक पर्पल पैच क्रिएट करना चाहिए। पर्पल पैच का सिंपल मीनिंग होता है और रन और सक्सेस ऑफ गुड लक, यानी कि वो सेंटेंस में बीच में पढ़ के अपने आप को कुछ अलग फील कराए, एक गुड लक फील हो उसको वहां पे पढ़ के, यानी कि उसको ऐसा लगे कि दैट पर्सन इज रीडिंग दिस पोइट्री फॉर सम गुड रीजन, उसको अच्छा लगे पढ़ के। तो ये बोलते हैं कि एक मेडिक्योर पैसेज को भी आप ब्रिलियंस प्रोवाइड कर सकते हो बाय एडिंग अ पर्पल पैच। एंड एज फार एज लैंग्वेज इज कंसिडर्ड, पोइटिक लैंग्वेज इज सुपीरियर टू द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे कॉमन मैन। ये बोलते हैं कि अगर लैंग्वेज की बात करें तो पोइटिक लैंग्वेज तो सुपीरियर है ही है एवरीडे लैंग्वेज से, ये कॉमन मैन का लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे सिंपली वर्ड्सवर्थ के पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है, बिकॉज वर्ड्सवर्थ सेज टू यूज द कॉलिक्वल लैंग्वेज इन हिज पोइट्री, बट होरेस सेज कि पोइट्री लैंग्वेज इज सुपीरियर टू द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे कॉमन मैन। Hence a poet must choose his words diligently and in moderation। इसीलिए आप कॉमन वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे, बहुत वाइजली वर्ड्स चूज करेंगे, न्यू वर्ड्स भी कॉइन कर सकते हैं इसीलिए आप। और पोइटिक मीटर के बारे में, ही सिंपली करस्पॉन्ड टू इट्स रेस्पेक्टिव जॉनर एज अटेस्टेड बाय द एंशिएंट क्लासिक्स, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। नाउ इन द सेक्शन ऑफ द पोएमा ही थ्रोज लाइट ऑन द आर्ट ऑफ ड्रामेटिक क्रिएशन। He instructs to follow the Greek models with utmost perfection। ये बोलते हैं कि ड्रामा को क्रिएट करने के लिए जो ग्रीक मॉडल प्रोवाइड किया गया, दैट इज बाय एरिस्टोटल, सेम उस मॉडल को फॉलो करना चाहिए। दैट इज द परफेक्ट मॉडल। द प्लॉट शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद द अटमोस्ट डिस्क्रिशन। जैसे कि एरिस्टोटल बोलते हैं प्लॉट इज द मेन थिंग। द नैरेटिव शुड बिगिन इन द मिडल ऑफ द एक्शन, मीडिया रेस्ट में स्टार्ट होना चाहिए। And the elements of a tragedy or a comedy should be tragic or comic respectively। ट्रेजेडी या तो कॉमिक होना चाहिए या तो ट्रेजेडी होना चाहिए in accordance with the genre। Characters must be true to life and consistent, real life characters होने चाहिए इसमें। Only suitable incidents और events should be presented on the stage। bloodshed नहीं दिखाएंगे जो सेनेकन ट्रेजेडीज में दिखाए जाते थे। हॉरिबल इंसिडेंट्स को आप ऑफ स्टेज दिखाओगे। और एक कोई भी प्ले 5 एक्ट्स का होना चाहिए। देयर मस्ट बी मोर देन 3 कैरेक्टर्स इन द एवरी सीन, 3 से ज़्यादा कैरेक्टर होना चाहिए। कोरस होना चाहिए बिकॉज इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्ले। डिवाइन इंटरवेंशन अवॉइड करना चाहिए अगर ज़रूरी नहीं है तो। एंड द डिनाउंसमेंट शुड बी नेचुरल आउटकम, जिसके बारे में एरिस्टोटल भी बोलते हैं। तो ये बात करते हैं ये अपने सेक्शन पोएमा में। And the last section, that is the poeta। ये बोलते that the poet, how should be the poet? The poet must engage in deep contemplation and toil to create poetry। Again, वर्ड्सवर्थ से यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। वर्ड्सवर्थ बोलते हैं दैट पोइट्री इज अ ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, जो ट्रांक्विलिटी में बैठ के सडन रियलाइजेशन से आता है। ये बोलते नहीं, पोएट को बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ ध्यान से बैठ के अपने पोइट्री को क्रिएट करना चाहिए। द पोएट मस्ट नॉट बी इन अ हरी टू यूज हिज वर्ड, ही शुड लेट इट स्टैंड फॉर ओवर अ डिकेड, क्योंकि उसको वो पोइट्री कम से कम 1 डिकेड तक पढ़ा जाए ऐसा क्रिएट करना है। दैट इज वाई ही शुड नॉट बी इन अ हरी टू यूज हिज वर्ड्स। माइनर फॉल्ट इन अ पोएम इज एडमिसिबल। आप माइनर फॉल्ट इग्नोर कर सकते हो बिकॉज इवन गुड होमर नॉट्स, बट अ पोएट मस्ट ट्राई टू अवॉइड एरर्स एट ऑल कॉस्ट। लेकिन एक पोएट को ज्यादातर गलतियां नहीं करनी चाहिए। ग्रेट पोएट्स सर्व एज अ ग्रेट प्रॉफिट्स, बिकॉज ये पोएट्स को यहाँ पे प्रॉफिट्स से कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं पोएट्स आर जस्ट लाइक प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट गलती नहीं कर सकता है। हेंस वन मस्ट राइट पोएट्री विद अटमोस्ट डेडिकेशन एंड सीरियसनेस। नेक्स्ट ही सेज अ पोएट मस्ट कीप हिज एक्सेसेस इन चेक। यहाँ पे आपको कोई भी एक्सेस ऑफ इमोशन नहीं दिखाना है, हमेशा अपने एक्सेस ऑफ इमोशन को कंट्रोल करना है। He discards the idea of poetic madness। इसको ये poetic madness बुला रहे और इस आइडिया को ये डिस्कार्ड करते हैं। ये बोलते poetic madness नहीं दिखाना है अपने वर्क में, सीरियस होना चाहिए सब्जेक्ट। इनफैक्ट he ends the essay with a
सटायरिक पोर्ट्रेट ऑफ अ मैड पोएट। और ये अपना जो ऐसे है आर्स पोइट्री का, एक मैड पोएट के पोर्ट्रेट, सटायरिक पोर्ट्रेट को दिखा के एंड करते कि पोएटिक मैडनेस आने से क्या होता है। सो दिस इज ऑल व्हाट वी नीड टू लर्न अबाउट होरेस। होरेस के बारे में इतना पढ़ना इज सफिशिएंट। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आराम से यू विल बी एबल टू सॉल्व। आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल। इसके बाद होरेस वाले टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। आई वुड हैव क्रिएटेड अ सिंगल वीडियो, मैं एक सिंगल वीडियो बना सकती थी, बट आई chose टू क्रिएट वीडियोज ऑन पर्टिकुलर राइटर्स, क्योंकि ये जो राइटर्स है ये एक्सटेंसिवली पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारे राइटर्स आएंगे लाइक फिलिप सिडनी, स्टीफन गॉसन, बेन जॉनसन, इनके ऊपर कंबाइंड वीडियोस बना सकते हैं, बिकॉज ये ज़्यादातर कम कम स्ट्रेंथ होल्ड करते हैं पेपर में, इनसे कम क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज वाई लॉन्जाइनस, होरेस, एरिस्टोटल, प्लेटो, इनको डेप्थ में कवर करना ज़रूरी है। इनकी सारी आइडियोलॉजीज को जानना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था। दैट इज़ वाई आई हैव मेड सेपरेट वीडियोज इन दीज। आप प्रीवियस वीडियोस मेरे चैनल पे विजिट करके एरिस्टोटल और प्लेटो के ऊपर इसके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो। आफ्टर दैट आई वुड सजेस्ट कि आप ये होरेस वाला वीडियो देखो। So thank you for being patient till the end of the video. I hope you like my sessions. Please subscribe to my channel, share the video as much as you can. With this, I would like to end the session. Have a lovely day, learners.